नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दरांग पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की धरती से कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। क्या कुछ उनकी ओर से आगे कहा गया, सुनिए। कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया है। यहां असम में भी कांग्रेस ने कई दशकों तक सरकार चलाई है। लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, तब तक यहां विकास की रफ्तार भी धीमी रही और विरासत भी संकट में रही। बीजेपी की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और असम को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है। कांग्रेस ने असम को नॉर्थ ईस्ट को अलगाव दिया, हिंसा दी, विवाद दिए। बीजेपी असम को विकास और विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है। ये हमारी सरकार है जिसने असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। मुझे खुशी है कि असम की बीजेपी सरकार नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी तेजी से लागू कर रही है। हमारे नौजवानों को मिलेगा। साथियों, विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। मैं मिशन वसुंधरा के लिए भी असम सरकार की प्रशंसा करूंगा। इसके तहत लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। अहोम, कोच राजवंशी और गोरखा समुदाय के भूमि अधिकारों को कुछ जनजातीय क्षेत्रों में मान्यता दी गई है। उनको संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। जनजातीय समाज के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, बीजेपी उसको ठीक करने में पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है। साथियों, विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैं दरांग में था। वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अब जनता के साथ संवाद आसान होगा, क्योंकि सारथी प्रणाली के माध्यम से हिंदी से देश की सभी माननीय भाषाओं में सरल अनुवाद संभव है। उन्होंने सभी सरकारों से अपील की कि वे अपने पत्र अपनी भाषा में भेजें। गृह मंत्रालय उसी भाषा में जवाब भी देगा। क्या कुछ अमित शाह की ओर से आगे कहा गया, सुनिए। माध्यम में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मगर गुजरात में शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल
के.एम. मुंशी, कई प्रकार के विद्वज्जनों ने हिंदी को स्वीकारा भी, इसका प्रचार भी किया और गुजरात एक उत्कृष्ट उदाहरण बना गुजराती और हिंदी के सह अस्तित्व से दोनों भाषाओं के विकास। हमारे यहां शिक्षा में हिंदी का भी स्थान है। बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और इसके कारण देश भर में गुजरात के बच्चों की पहुंच बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उमाशंकर जोशी ऐसे दूरंदेशी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करना और हिंदी को हर राज्य के अंदर बढ़ावा देने का जो आग्रह किया, इसी का परिणाम है कि गुजरात का बच्चा देश भर में कहीं पर भी जाकर सुगमता से व्यापार भी करता है और स्वीकृति भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आज 2021 के बाद ये 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली के बाहर हो रहा है और हमारा चारों सम्मेलन का अनुभव है कि इससे नई दृष्टि, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है और कोई न कोई स्थानीय राज्य की भाषा के साथ हिंदी के विद्वानों का संवाद भी होता है। और आज मैं मानता हूं कि ये सम्मेलन भी निश्चित रूप से सार्थक रहेगा। आज यहां पर ढेर सारे प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार के प्रकाशन निश्चित रूप से हमें फायदा देते हैं और इससे हमारा भाषा के प्रति प्रेम और अनेक विधाओं में भाषा के उपयोग को भी एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। मित्रों, आज यहां मैं 2 चीजों का निश्चित रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि आज जो यहां एक सारथी का जिक्र किया गया, ये सारथी क्या है? सारथी एक अनुवाद की प्रणाली है जो हिंदी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। और मैं आज इस मंच से बहुत गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को और सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, आप आपकी भाषा में मुझे पत्र दीजिए, आपको आपकी ही भाषा में गृह मंत्रालय जवाब देगा। वो व्यवस्था हम कर चुके हैं। पत्र चाहे तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयाली में हो, बंगाली में हो, पंजाबी में हो, मराठी में हो, उसके अनुवाद की व्यवस्था सारथी ने करी है और जो मैं हिंदी में जवाब करूंगा उसको भी उन्हीं की भाषा में अनुवाद की व्यवस्था होगी। और आने वाले दिनों में इसका इस सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग होने के बाद इसको और समृद्ध हम करते जाएंगे और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में सारथी के माध्यम से हम सबका संपर्क एक ही देश के नागरिकों का स्वभाषा में संपर्क होगा। मित्रों, बिंदु उन्होंने रखे थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। एक प्रकार से तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक प्रकार से
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और पुजारियों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर ओम बिरला ने देशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता की भी जमकर सराहना की। तो तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे ओम बिरला और यहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मंदिर में ओम बिरला ने पूजा अर्चना की और मंदिर में जिस दौरान वो पहुंचे उस दौरान की तस्वीर, हालांकि हल्की बारिश यहां पर हो रही थी जिसके लिए वो छाता हाथ में लिए आपको नजर आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है और देशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना उन्होंने की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं दी और कहा कि गीता के पावन संदेश की गूंज अब इंडोनेशिया की बाली में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने गीता ग्रंथ का सरलीकरण करके लोगों को इसे अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं, जो वहां के मंदिरों, परंपराओं और जीवन मूल्यों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि MANIT में आयोजित तूरीनाद 25 कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्था को इस 2 दिवसीय आयोजन के लिए बधाई दी है और राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व पर जोर भी दिया। सीएम ने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए वर्षों से एक अभियान चल रहा है और नई दिशा नीति 2020 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय भाषाओं को जिस तरह प्रोत्साहित किया है, उससे हिंदी को संवाद की भाषा के रूप में एक नई ऊर्जा और नई पहचान मिली है। तो नई शिक्षा नीति से बढ़ावा मिला है, उनकी ओर से कहा गया है। यानी सीएम बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और राष्ट्रभाषा के महत्व पर उन्होंने जोर दिया। हिंदी दिवस के मौके पर MANIT में तूरीनाद कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे और मंच से तस्वीरें आप देखिए जहां पर तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी रही और राष्ट्रभाषा के महत्व पर इस दौरान सीएम मोहन यादव जो है जोर देते हुए नजर आए कि किस तरीके से हमारी राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी जो है वो लगातार देश विदेश तक पहुंच रही है और इसी के साथ साथ आने वाले समय में ये और ज्यादा प्रगाढ़ होगी। ये भरोसा उनकी ओर से जताया गया है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन सबसे पहले उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद मंच पर विराजमान वो हुए। तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज की गई और नई शिक्षा नीति से हिंदी को बढ़ावा मिला है, ये बात सीएम मोहन यादव की ओर से कही गई है। यानी नई शिक्षा नीति के जरिए हिंदी जो है वो और ज्यादा आत्मसात हो रही है, लोग इससे और ज्यादा प्रेरणा ले रहे हैं, इसके बारे में और जान पा रहे हैं। ये बात सीएम मोहन यादव की ओर से यहाँ पर कही गई है। तूरीनाद संस्था द्वारा 2 दिवसीय जो कार्यक्रम किया गया, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर वर्षों से ये अभियान चल रहा है और ऐसे संस्थान जो खासकर प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, मैनिट के इस कार्यक्रम में मैं स्वयं शामिल हुआ हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 की शिक्षा नीति के बाद जिस प्रकार से स्वभाषा, राष्ट्रभाषा, हमारी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया, ऐसे में संपर्क की भाषा हिंदी के लिए आज का समय और अनुकूल है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए बधाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उदयपुर से है, जहां राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।
जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने जनता के हित में जरूरी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और केवल वोटों की राजनीति में विपक्ष उलझा रहा। उनका कहना था कि विपक्ष ने बिलों में भागीदारी भी कम दिखाई है और जनता की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज किया है। यानी सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधती हुई राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आई। आगे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। देखिए, जनता की हित की जो बातें करनी चाहिए थी विपक्ष को, वो उन्होंने नहीं की। जितने भी बिल्स पास हुए उस समय भी उन्होंने आधों से ज़्यादा बहुत कम बिल्स में उन्होंने भाग लिया, डिबेट में भी भाग नहीं लिया। और जो बात रखनी चाहिए थी जनता की, वो बात ही नहीं रखी। इतनी वर्षा हुई है और इतनी अतिवृष्टि हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो ये देखिए आप, ये तो है, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और वोट की राजनीति करनी है। उनको कोई जनता की परवाह नहीं है, जनता के हित के लिए कुछ बोलना नहीं है। तो ये सबको दिख गया इस बार। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया था और वर्तमान में मंत्री लगातार जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये एक प्राकृतिक आपदा है और पूरी मशीनरी प्रभावितों को राहत देने में सक्रिय है। क्या कुछ उनकी ओर से आगे कहा गया है, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों जम्मू कश्मीर, हिमाचल व पंजाब, यहां गृह मंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब का खुद दौरा किया। हमारे मंत्री लगातार जमीन पर जाकर सेवा कार्यों में जुटे। ये प्राकृतिक आपदा है, निश्चित रूप से पूरी मशीनरी जनता को राहत देने में लगी। अभी गृह मंत्री जी होके गए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के सारे बॉर्डर को खुद हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे को लेकर तीखा हमला किया है और निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं, जबकि बिहार में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे मौजूद हैं और इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये बात उनकी ओर से कही गई। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का दौरा करें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर स्थिति को समझने का आग्रह उन्होंने किया है। तेजस्वी यादव की ओर से आगे क्या कुछ कहा गया, सुनिए।
की बारिश करने आ रहे हैं। आप देखिएगा क्या स्थिति बनी है। कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में जो GMCH जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रखी है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोहतास में अपने संबोधन के दौरान बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मैं सौदागर हूं, सौदा कर रहा हूं, लेकिन ये सौदा बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे लोगों को ये समझा रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने वाले नेताओं से बचना चाहिए और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चुनना चाहिए। उन्होंने ये भी आगे कहा कि अगर उन्हें सौदागर कहा जाता है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनका सौदा केवल बिहार को सुधारने और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर अवसर देने का है। क्या कुछ उनकी ओर से आगे कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं सौदागर हूँ, सौदा कर रहा हूँ, बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य का सौदा कर रहा हूँ। लोगों को ये बता रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हो। इन जाति और धर्म का उन्माद फैलाने वाले नेताओं से अलग हटो और अपने बच्चों के भविष्य का सौदा करो, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करो। और यही सौदागर अगर हैं तो बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भैया बिहार में इस डालमिया नगर में फैक्ट्री इसलिए बंद है कि डालमिया नगर के लोगों ने फैक्ट्री बंद करने वालों को उनके साथ उनका हिसाब चुकता नहीं किया। जिस दिन लोग यहाँ फैक्ट्री के लिए वोट करेंगे तो फैक्ट्री चालू भी होगी, लेकिन फैक्ट्री बंद है और आप मंदिर के लिए वोट कीजिएगा, फैक्ट्री बंद है और आप जाति के लिए वोट कीजिएगा तो फैक्ट्री कभी चालू नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। नेपाल हिंसा के बीच जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया वो नाम था सुशीला कार्की। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गायब होने के बाद, इस्तीफा देने के बाद सुशीला कार्की का नाम नेपाल के अंतरिम प्रमुख के रूप में सामने आया, जो कि जेनजी की भी पहली पसंद है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जेनजी को उन्हें नेपाल का अगला नेतृत्व सौंपने की चाहत आखिर कहां से शुरू हुई, उनके कमान संभालने से क्या कुछ अस्थिरता रुकेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में जारी सियासी उठापटक के बीच एक नाम सबसे आगे निकलकर सामने आया है और वो नाम है सुशीला कार्की का। पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व न्यायाधीश और भ्रष्टाचार विरोध की मुखर आवाज कार्की, जो आज नेपाल की राजनीति में एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभर रही हैं जिन पर खासकर जेनजी पीढ़ी का भरोसा सबसे ज्यादा है। नेपाल पिछले कई दिनों से राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ गुस्से से शुरू हुआ जनाक्रोश सड़कों पर हिंसा में बदल गया और अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस बीच देश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी, इसे लेकर कई नाम चर्चा में आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने अचानक युवाओं का ध्यान खींच लिया और वो नाम है सुशीला कार्की का। 74 साल की सुशीला कार्की कोई आम नेता नहीं, वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और न्यायपालिका से लेकर राजनीति तक उनका सफर हमेशा सवाल पूछने और जवाब मांगने से भरा हुआ है। बतौर जज उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले सुनाए जिसने सत्ता में बैठे लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कड़े रुख ने उन्हें एक जननायक जैसा दर्जा दिया है। यही वजह है कि आज की पीढ़ी यानी जेनजी, जो पारदर्शिता और ईमानदारी को सबसे बड़ा मूल्य मानती है, कार्की में अपने सपनों का नेतृत्व देखती है। नेपाल के युवा उस राजनीति से थक चुके हैं जहां पुराने चेहरे केवल सत्ता की कुर्सी के लिए जूझते रहते हैं। उन्हें चाहिए एक नया विजन,
साफ सुथरी राजनीति और सख्त नेतृत्व कार्की का अतीत उन्हें इस भरोसे के साथ जोड़ता है। कार्की का भारत से भी गहरा रिश्ता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली सुशीला कार्की अक्सर इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनके लिए गंगा, बनारस और बीएचयू की यादें आज भी ताजा हैं। यही नहीं, सीमावर्ती विराटनगर के निवासी होने के कारण भारत से उनका व्यक्तिगत लगाव हमेशा बना रहा। वो भारत नेपाल संबंधों को भाई बहन जैसा रिश्ता मानती है। उनके सोच ने उन्हें नेपाल की युवा पीढ़ी के और करीब ला दिया है। ग्लोबल सोच, लोकल कनेक्शन और पारदर्शिता पर आधारित राजनीति, यही वो बिंदु हैं जिन पर जेन ज़ी उन्हें पहली पसंद मान रही है। कार्की की उम्मीदवारी केवल एक नेता का चुनाव नहीं, बल्कि नेपाल की नई राजनीति का प्रतीक बनकर उभर रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।